तो आरबीआई ने हाल ही में अगस्त 2025 का एफडीआई का डेटा रिलीज किया है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज के द्वारा इंडिया में होती है। अब अगस्त महीने का सिर्फ आप एफडीआई का डेटा देखोगे तो आप निराश हो जाओगे, क्योंकि अगस्त महीने में इंडिया में 160% एफडीआई कम आई है, यानी कि 160% इन्वेस्टमेंट कम आया है। और ये देख के आपको लगेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में कॉन्फिडेंस नहीं है, इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिख नहीं रही है, जिसकी वजह से शायद एफडीआई इतना वीक पड़ रहा है। लेकिन यहीं पे आप मार खा जाते हो। क्यों? क्योंकि जब हम एफडीआई का डेटा इवैल्यूएट करते हैं तो वो मंथली डेटा नहीं करते, हम हमेशा क्यूमुलेटिव डेटा इवैल्यूएट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस इस साल का डेटा अगर हमें देखना है तो अप्रैल से अगस्त तक का डेटा हमारे पास है, तो इस अप्रैल से अगस्त तक का डेटा जो है उसको पिछले साल के अप्रैल से अगस्त तक के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि एफडीआई का डेटा मंथली हमेशा लंपी होता है, क्योंकि एफडीआई जब होती है तो उसके लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की कोई डील हो रही हो फॉर इंस्टेंस, तो ये डील हमेशा रोज़ तो होती नहीं है, हर हफ्ते भी नहीं होती, मे बी हर महीने भी नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, और जब होती है तो बहुत बड़ी डील होती है। फिर जब भी एफडीआई आती है तो वो उसके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लगता है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हमेशा ट्रांचेस में होता है, तो ये ट्रांचेस का शेड्यूल अलग अलग होता है, वो हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने नहीं होता, और जब भी होता है वो बड़ा होता है। तो ये ट्रांचेस के मुताबिक एफडीआई के इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आते हैं। जब कोई कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो अनाउंस करने के बाद दूसरे दिन ही इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बड़ा इन्वेस्टमेंट 5, 10, $50 बिलियन का धीरे धीरे आता है। तो ये हो गया सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न है कॉर्पोरेट अप्रूवल्स, यानी कि कॉर्पोरेट अप्रूवल्स आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी वजह से एफडीआई का डेटा जो है हम मंथ ऑन मंथ नहीं कंपेयर करते। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा हम मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट या हर मंथ का डेटा हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि एफपीआई जो है वो डेली फ्लक्चुएट होता है, वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है। लेकिन एफडीआई जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आज कोई फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो वो कल विड्रॉ भी नहीं करती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 3, 5, 10 ईयर्स के लिए होता है। ये जो डेटा आरबीआई ने रिलीज किया है, तो हम अप्रैल से अगस्त तक का डेटा कंपेयर करेंगे पिछले साल से। लेकिन ये कंपेयर करने के पहले अब ये जो आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है अप्रैल से अगस्त तक का, ये डेटा हम इस वीडियो में देखेंगे, और जब ये क्यूमुलेटिव डेटा देखेंगे तो ये पूरी एफडीआई की जो स्टोरी है, नेगेटिव स्टोरी, वो पलट जाएगी। लेकिन ये डेटा देखने से पहले हम एफडीआई का जो फ्लो है वो फ्लो को देखेंगे। सो फॉर इंस्टेंस जब आरबीआई एफडीआई का डेटा रिलीज करती है तो वो क्या बताती है? सबसे पहले तो ग्रोस इनफ्लोज इंडिया में कितने हुए। अब ग्रोस इनफ्लोज में कौन सी चीज़ें आई? तो ग्रोस इनफ्लोज में एक तो आया इक्विटीज, ठीक है, यानी कि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो ग्रीन फील्ड यानी कि कोई कंपनी इंडिया में नया प्लांट लगा रही है, नई लैंड लेके स्क्रैच से कोई कंपनी शुरू कर रही है, तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट आ गया। और दूसरा है ब्राउन फील्ड, यानी कि वो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको एक्सपांड कर रही है ये कंपनी, और एक्सपेंशन के लिए कोई फंड्स आ रहा है, तो ये हो गया ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड टाइप के ग्रोथ इनफ्लोज है री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, यानी कि ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एफडीआई में उसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है वही कंपनी में एक्सपेंशन के लिए। तो ये दिखाता है कि उनको जो सस्टेनेबिलिटी है ग्रोथ की वो अच्छी दिख रही है, उनको कॉन्फिडेंस है स्टोरी में, तभी वो री इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में। तो री इन्वेस्टेड अर्निंग जो है वो भी एक ग्रोथ इनफ्लोज का यानी कि एफडीआई का पार्ट है। सो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स यानी कि रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है। एंड देन थर्ड टाइप का है ग्रोथ इनफ्लो, जिसको बोलते हैं अदर कैपिटल। अदर कैपिटल में आ गया इंट्रा कंपनी डेट टाइप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेट टाइप इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली कोई पेरेंट कंपनी है जो सब्सिडरी को लोन दे रही है या एडवांसेस दे रही है या ट्रेड क्रेडिट दे रही है, तो ये सारी चीज़ें अदर कैपिटल में आ जाती है। अब ग्रोथ इनफ्लोज अगर आप देखो अप्रैल से अगस्त महीने में, अप्रैल से अगस्त 2025 में, तो ऑलमोस्ट 18% से बड़े हैं इंडिया में, जिसमें इक्विटी इनफ्लोज जो है वो ऑलमोस्ट 22% से बड़े हैं, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स जो है वो 7% से बड़े हैं, और अदर कैपिटल जो है वो 12% से बड़े हैं। तो ग्रोथ इनफ्लोज तो इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अब ये ग्रोथ इनफ्लोज में से हम एक चीज़ माइनस करते हैं, और वो है रिपैट्रिएशंस। रिपैट्रिएशंस यानी कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में से अपने फंड्स विड्रॉ करके अपनी होम कंट्री ले जा रही है, तो वो एफडीआई में से माइनस होगा, वो जो ग्रोथ इनफ्लोज है उसमें से माइनस होगा।
तो रिपेट्रिएशंस में 4 चीज़ें आती है। एक तो हो गया स्टेक सेल, कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में से स्टेक बेचा, मे बी वैल्यूएशन हाई लगे या फ्यूचर ग्रोथ ना दिखे, तो वो बेच के अगर वापस ले जा रही है वो फॉरेन कंट्री इन फंड्स को अपनी होम कंट्री में, तो उसको स्टेक सेल में आता है। देन सेकंड आ गए डिविडेंड्स। अगर ये इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को डिविडेंड पे कर रही होती है तो ये भी डिविडेंड पेमेंट्स इंडिया के बाहर जाता है, वो भी हम माइनस करेंगे ग्रोस इनफ्लोज में से। देन थर्ड हो गया अर्निंग्स रेमिटेंस। तो अर्निंग्स रेमिटेंस यानी कि कोई फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है और ये प्रॉफिट वापस विड्रॉ करके बाहरी कंट्रीज में ले जा रही है, तो ये भी एफडीआई में से या ग्रोस इनफ्लोज में से माइनस होगा। एंड देन फोर्थ है लोन रिपेमेंट्स। तो अगर लोन का रिपेमेंट हो रहा है, ये फॉरेन कंट्री बाहर ले जा रही है, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी को रिपेमेंट कर रही है ये लोन, तो फिर ये भी एफडीआई में से या ग्रोस इनफ्लोज में से माइनस होगा। अब कुल मिला के रिपेट्रिएशंस आप देखो तो अप्रैल से अगस्त महीने में कंपेयर टू अप्रैल अगस्त 2024 ऑलमोस्ट 6% से गिरे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हमें चाहिए कि रिपेट्रिएशंस कम हो। अगर रिपेट्रिएशंस कम हो रहे हैं तो ये भी फॉरेन कंपनीज का कॉन्फिडेंस दिखाती है इंडियन कंपनीज में या इंडियन इकोनॉमीज में, क्योंकि अगर उनको कॉन्फिडेंस होगा और वो कमिटेड होंगे तभी वो जो प्रॉफिट्स है उसको री इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग तभी अपना स्टेक जो है वो जारी रखेंगे। इसलिए रेमिटेंसेस कम होना जरूरी है, वही हुआ है 6% रेमिटेंसेस गिरे हैं। तो जब हम ग्रोस इनफ्लोज में से रेमिटेंसेस को माइनस करते हैं, ग्रोस इनफ्लोज में से रेमिटेंसेस को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नेट इनफ्लोज। अब ये नेट इनफ्लोज अगर आप देखो तो 56% बड़े हैं कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अच्छा, तो ये जो नेट इनफ्लोज है उसमें से हम और एक चीज माइनस करेंगे, और वो क्या है? वो है आउटवर्ड एफडीआई। यानी कि इंडियन कंपनीज अगर कोई फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो यानी कि स्क्रैच से नया प्लांट हो, या फिर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो यानी कि एक्सपांशन हो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट का, या फिर कोई प्रॉफिट्स हो रहा हो जिसको री इन्वेस्ट कर रही है, या कोई डेट टाइप लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, तो ये सारा हो गया आउटवर्ड एफडीआई में, जो भी नेट इनफ्लोज में से माइनस होगा। यानी कि इंडिया से कैपिटल बाहर जा रही है, इंडियन कंपनीज जो है वो बाहरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है। और ये नेसेसरीली बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये इंडियन कंपनीज ये बाहरी कंट्रीज में एक्सपांशन के लिए ये फंड्स जो है वो ले जा रही है। तो आउटवर्ड एफडीआई जो है वो, रिमेंबर कि नेट इनफ्लोज जो है वो 56% से बड़े हैं ईयर ऑन ईयर, ओके, और आउटवर्ड एफडीआई जो है वो 26% से बड़े हैं ईयर ऑन ईयर। सो नेट इनफ्लोज में से जब हम आउटवर्ड एफडीआई को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में, पिछले अप्रैल से अगस्त की कंपैरिजन में इस अप्रैल अगस्त में ऑलमोस्ट 121% बड़ा है। क्यूमुलेटिव अगर आप देखो तो नेट एफडीआई इंडिया में 121% जितना बड़ा है। ये एक ह्यूजली पॉजिटिव चीज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये हो गई एफडीआई की स्टोरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्टोरी। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की स्टोरी, जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में देखा, वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आप देखो अप्रैल से अगस्त 2025 में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रिमेंबर कि ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है, वो डेली या वीकली चेंज होता है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे इक्विटी फॉर्म में हो या डेट फॉर्म में हो। तो एफपीआई जो है वो इस साल अगस्त महीने तक ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन जितने विड्रॉ हुए हैं एफपीआई, और उसमें से भी मेनली जुलाई 2025 में 634 मिलियन हुआ था, और अगस्त 2025 में नेगेटिव $2.3 बिलियन का विड्रॉवल हुआ था। इनफैक्ट जून में भी नेगेटिव था, जून में ऑलमोस्ट $900 मिलियन जितने विड्रॉ हुए थे। इसका ऑब्वियसली रीज़न ये है कि टैरिफ टेंट्रम्स चल रहे थे यूएस की तरफ से, तो इसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी इन महीनों में। तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रैल से अगस्त तक $2.5 बिलियन जितना आउटफ्लो हुआ था, कंपेयर्ड टू द सेम पीरियड इन 2024, जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो $10.4 बिलियन जितना बड़ा था। देन सितंबर और अक्टूबर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब वापस पॉजिटिव हो गया है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कम हुआ था जून, जुलाई और अगस्त में इंडिया में
इसकी वजह से आरबीआई ने भी अपने फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो बेचने शुरू किए थे रुपी को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने के लिए। हालांकि रुपी अभी भी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन जून, जुलाई और अगस्त, इनफैक्ट जुलाई और अगस्त महीने में 2 महीने में आरबीआई ने $7 बिलियन जितना अप्रॉक्सीमेटली फॉरेक्स रिजर्व जो है अपना वो बेचा था, ताकि वो बेच के रुपी खरीदे तो रुपी को थोड़ा कंफर्ट मिले, रुपी को थोड़ा स्टेबलाइजेशन मिले। अब तो रुपी ऑल टाइम लो पे अगेन आ गया है 88.85 के अराउंड। सो आरबीआई अभी देखो आप सितंबर और अक्टूबर में तो थोड़ा रुपी को डेप्रिशिएट होने दे रहे हैं, मे बी ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो कंपैरेटिवली थोड़े कंपेटिटिव रहे। सो एफपीआई विड्रॉ हो रहा है, उससे रुपी को तो थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिवली एफडीआई जो है वो इस साल स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इसने हमारे एफडीआई आउटफ्लोज को थोड़ा बफर किया है। ये ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव स्टोरी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये इंसाइटफुल वीडियो रहा हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो क्लियर रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद सम मोर इंटरेस्टिंग डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।